नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत करता हूं जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जाति व्यवस्था के आधार पर। ये हमारा यूपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। आज इस प्रश्न पर हम हरिशंकर भाई जी से उनके विचार पूछेंगे और वो आपको बताएंगे। उसके बाद इसका एक कंक्लूडिंग रिमार्क इस वीडियो के अंत में दिया जाता है जो आपको उत्तर लेखन में काफी मदद करेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हरिशंकर जी, आज का जो हमारा टॉपिक है जाति व्यवस्था, जिस पर यूपीएससी ने 2018 में सवाल पूछा जी, इस पर आप बताइए कि इसे हम कैसे टैकल करें, एस्पिरेंट कैसे टैकल करेंगे। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जाति व्यवस्था, आज की जो व्यवस्था चल रही है काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें अप्रोच क्या है यूपीएससी का, मैं बता दूं कि अप्रोच भी चाहता है कि यूपीएससी चाहता है कि हमें किस तरह से बच्चे चाहिए। ऐसे हमारे पास बच्चे हैं जो क्वेश्चन जाति व्यवस्था का प्रशासन से कैसे लिंकअप और आगे काम कैसे करेंगे, बिल्कुल है ना, क्योंकि उनको आगे जाति व्यवस्था ही चीजों में ही जानी है। तो जाति व्यवस्था बहुत सारी जब हमारे पास गंभीरता से इतनी जकड़ी हुई है कि इसका उन्मूलन तो नहीं कर सकते, हाँ उसमें व्यवहारिक पक्ष करके सुधार कर सकते हैं। समाज का ये ज्वलंत मुद्दा रहता है और ये आए दिन से कहीं लड़ाई होती रहती है, किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर होता है। तो यूपीएससी आयोग भी ऐसे ऐसे प्रश्नों को ज्यादातर मुख्यता देती है, वरीयता, ताकि इस पे हम बच्चे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विचार इन लोगों के जान ले, ताकि इन विचारों से हम इनका मूल्यांकन कर लेंगे ये किस टाइप के हैं। और ये एक इस तरह का टॉपिक भी है कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, क्योंकि हमारा सोसाइटी भी उसमें लगा हुआ है, बहुत और पेपर 2 हो या पेपर 4 हो या हमारा ऐसे का पेपर हो, ये सारे टॉपिकों का एक यूनिवर्सल टॉपिक है। ये निबंध में भी आ जाता है आपका, ये डिबेट में भी आ जाता है आपका, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन छोटे से लेकर पूरी पूछ देगा जाति व्यवस्था से। प्री मेंस और इंटरव्यू तक ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसी के बारे में आज आप बताइए कि इसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। देखिए, पहले तो एक पूरा चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर प्रोग्रामिंग बता देंगे कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है जी। तो अगर हम चर्चा करें जाति व्यवस्था की, तो जाति व्यवस्था में हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही एक व्यवस्था बनी है जी। अगर प्राचीन काल से व्यवस्था, इसका मतलब जो भी लोग 4-5 लोग अपने घर गांव समूह में जितने भी गंभीर, पहले कबीलाई समाज होता था, तो समाज जहां भी जाता था अपने साथ अपनी टीम बनाते लोग आए, तो उन्हीं टीमों में उनके रहन खान पान के तौर तरीके के हिसाब से एक अपना वर्ग, रक्त के आधार पे कहें या उच्च स्पेशल कहते हैं ना, कि अब वो गंदगी है, वो ऐसे है, साफ सफाई के मामले में हो जाए या फिर अन्य किसी आधार पे देख लें, शादी विवाह में भी अगर देखें तो कर्म के आधार पे देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक जो व्यवस्था चली आ रही है परंपरागत, और उसको हम वैज्ञानिक तरीका भी कह सकते हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था केवल आज जिस प्रकार से हम देखते हैं जाति व्यवस्था को, कि लोग लोलुपता के कारण चालाकी चापलूसी करके एक दूसरे का लाभ ले लेते हैं, एक दूसरे का टांग खींच देते हैं, इसको हम आज उस व्यवस्था में नहीं देखते हैं। और ये जाति व्यवस्था का आलोचना और घृणित तथ्य जो आज हम समझ में देखते हैं। और वैश्वीकरण के दौर में आजकल ये भी पता कर पाना मुश्किल है कि कौन किस जाति से है या किस से है, क्योंकि वैश्वीकरण का बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब हमारे प्राचीन इतिहास से लेकर देखें, हर धरोहर में जो भी चल रहा है, तो जाति व्यवस्था के एक अलग वैज्ञानिक ट्रेंड चला है, तो वो कर्म का सिद्धांत है जी। उसमें कर्म का सिद्धांत बनाया गया कि आपके प्रति ये जिम्मेदारी है, आप समाज में ये कार्य करें। इस पे सारा समाज के सारे व्यक्ति मिलकर काम कर देते थे और उनका सारा नियोजन हो जाता था अच्छे से समाज के। लेकिन अब ये जाति व्यवस्था आधुनिक तौर में देखें और एक ग्लोबलाइजेशन के बाद देखें, तो आधुनिक तौर में जो देखें तो कास्ट शब्द मूलतः ये पुर्तगाली शब्द है जी। इसका अर्थ यही है रक्त संबंध, या फिर एक उच्च वर्ग की बात आ जाती है, वैवाहिक संबंध। ये किसने बनाया? हमने नहीं। अब इनको तोड़ना था पुर्तगालियों को, तो इन्होंने एक उच्च रक्त की बीज डाल दी। हमारे यहाँ इससे पहले उच्च कुछ नहीं था, सबके काम के प्रति सम्मान होता था। हर व्यक्ति, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई शिल्पकार हो, चाहे मूर्तिकार हो, सबकी एक समान दर्जा होती थी। लेकिन जब से ये मतलब औपनिवेशिक काल में
है ना, शासन के पक्ष के देखे तो शासन वजह से ये तोड़ने के लिए बनाई गई, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कर, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा, उनके कार्यों के प्रति घृणा पैदा, कार्यों के प्रति, और किसी को इसमें ऊपर उठा दिया गया। जो उनके पक्ष में थे, अंग्रेज के पक्ष में, उनको कह दिया कि दिस इज सुप्रीम कास्ट, है ना, बाकी लोगों को कह दिया कि नहीं दिस इज डिप्रेस्ड क्लास। तो इन चीजों में भेदभाव हमारे यहाँ संस्कृति में नहीं थी, जो वैदिक संस्कृति, ये भेदभाव तब आई है जब उपनिवेशिक काल में। अब उपनिवेशिक काल में भी जब हमारे आजादी मिली इन सब चीजों से, तो आजादी के बाद अब देखिए एक नया दौर चला ग्लोबलाइजेशन का। 1990 के दशक में एक ग्लोबलाइजेशन का, तो एक ग्लोबल विलेज की कंसेप्ट आई। इसमें अब किसी की कोई आइडेंटिटी ही नहीं रही। बिल्कुल, आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि किसी का कोई जाति वर्ण नहीं आया। हाँ। देखिए अमेरिका में भी बहुत सारी क्रांति हुई, उसमें भी वर्ण के अलावा एक दूसरे का वो हुआ। इसके बाद इंडिया में भी देखेंगे तो धीरे धीरे भारतीय समाज में भी एक ऐसी स्वीकृति बन गई है कि अब इतना विशेष ध्यान नहीं देते कि शादी विवाह में भी इतना। तो अब ये समाज धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षित हुआ, और है ना, वो तो एक तरीका चला आ रहा था, लेकिन इनमें भी कुछ लोगों ने अपना लिया। अब क्या हुआ, समाज जैसे शिक्षित हुआ, कहा ये जाति व्यवस्था बिल्कुल गलत है, व्यवस्था अच्छी है लेकिन इसके आधार पर भेदभाव लोग जो करते हैं, मानसिकता उनकी गलत तरीके से है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समाज में जाति व्यवस्था बनाई इसलिए गई है कि हर व्यक्ति के लिए हर कार्य निर्धारित किया गया था। जैसे लकड़ी वाला है तो फर्नीचर करेगा, फर्नीचर का कार्य करता था, मूर्तिकार मूर्ति करता था, ब्राह्मण का कार्य था ज्ञान किससे संबंधित, पठन पाठन से, पेट से अध्ययन होता था जो समाज को एक नया रूप देता था, है ना। अगर आप सोचिए अगर जाति व्यवस्था ना होती तो काम होता कैसे? अगर पर्यावरण में पूरी की पूरी इकोसिस्टम ना होता तो क्या आप केवल पानी से सारी संसाधन मिल जाते? नहीं मिलती। तो इसीलिए जैसे हमारे पंच तत्व हैं, है ना, सभी सहयोगी बनते हैं तब जाके हमारे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। ये एक दूसरे के पूरकता के आधार पर काम कर सकते हैं। हाँ, ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं है। अब इसमें कह दें कि इसमें गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। बिल्कुल, गांधी जी ने समर्थन किया। जाति व्यवस्था गलत नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था को लोग देखते अलग नजरिए से हैं, इसलिए गलत है। उसके आधार पे भेदभाव, अस्पृश्यता और उन्हें नीचा दिखाना, ये गलत है, जो हमें औपनिवेशिक काल की देन है। हाँ, अब आप देखिए कि ये भेदभाव आए कहाँ से? भेदभाव इसलिए आए कि लालच बस से आने लगी। लोग अपने अपने समुदाय को इकट्ठा करके, है ना, अपने गुट में शामिल होने लगे। एक बार देखेंगे कि वैश्वीकरण में भी जैसे पूरे विश्व के देश एक अलग अलग गुट बना के युद्ध के टीम में शामिल होते थे, वैसे ही यहाँ भी चीजें होने लगी कि जो अच्छे कास्ट के लोग हैं, जैसे अगर नाम ले तो ब्राह्मण जाति के, तो कहते हैं हम ब्राह्मण है, तुम तो वो हो, SC हो, ST हो। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर वो लकड़ियां से संबंधित अगर उनके पास कला अगर न रहे तो शायद इनके पास कहाँ है। तो कहने का मतलब कि जब एक परिवार में 5 से 7 सदस्य रहते हैं, तो 5-7 सदस्य अगर पूरे घर परिवार की कार्य को अगर न कर पाए तो देखिए कार्य अधूरा रहेगा। वैसे ही आज अलग अलग कार्य है। हाँ, निश्चित है। तो जैसे ही वो चीज है, तो वैसे आज के परिवेश में देखें तो जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। हाँ, जाति व्यवस्था पे जो आरोप लगे हैं, उस व्यवस्था के आरोप को हम तर्क से काट के लोगों को सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। अब इसमें मजूमदार जी क्या कहते हैं, अगर लिखना होगा यूपीएससी मेंस में, तो गांधी जी का लिख सकते हैं कि गांधी जी ने भी व्यवस्था का समर्थन किया है और समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करने और सबको समानता के अधिकार के प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया। दूसरा मजूमदार की अगर बात करें तो मजूमदार कहते हैं कि ये एक बंद है। जाति व्यवस्था में उन्होंने कहा कि एक बंद है। उनका दृष्टिकोण केवल ये था कि शादी विवाह से संबंध, शादी विवाह एक विवाह जो होता था हमेशा आप नॉर्मली देखते। आपको बताते हैं कि जो भेदभाव चली है तो जाति के आधार पर कह सकते हैं इसको। इसके बाद हम देखे हैं कि इसमें जो मानवीय आस्था है, जो भेदभाव के लिए मानव के प्रति बहुत ही ठेस पहुंच जाता है इसमें। तो हम जब भी चीजों को देखते हैं तो एक दूसरे की आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे की भावनाओं को हर्ट करते हैं कि आप इस जाति से हैं, आप इस जाति से हैं। हमारे साथ भी कई ऐसी घटनाएं आती हैं, लेकिन हमें आज के वैश्वीकरण के दौर में आज भारतीय समाज से थोड़ा ऊपर उठना होगा। इन चीजों से उठकर ऊपर सभी मानव जाति के साथ साथ सभी जीव जंतु को एक समान नजरिए से देखना होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी विचार को दिया है कि सब एक मानव जाति है और जो मानव की सेवा करता है वो ईश्वर की सेवा करता है। अभी अगर हम देखें कि समाज में जो ये अंतर व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था की है, वर्ण व्यवस्था भी इसी से संबंधित है, इससे अलग नहीं है। वर्ण व्यवस्था भी इसी में
समाहित है। हाँ, इसका व्यवहारिक पक्ष में थोड़ा सा अलग सरल कर दिया गया कि जाति व्यवस्था ये चीज है। तो जब भी हम अब सवाल पे आते हैं तो कह रहे हैं कि नई नई पहचान मिल रही है इसमें। तो अब नई नई पहचान का कारण में अब आगे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो लोग थे, इसमें जाति व्यवस्था कोई रोल नहीं है। ये टैलेंट धीरे धीरे निकल के आ रहा है। तो हम इसमें जाति व्यवस्था धीरे धीरे लोगों के लिए समझ में आ रहा है कि नहीं, जाति व्यवस्था वास्तव में समाज की बुराई है, लेकिन बुराई उस दृष्टिकोण से है जब हम देखेंगे नजरिया को। अगर हम उसको व्यवस्था देखें, वैज्ञानिक तरीके से देखें कि सबका अपना अपना सुनियोजित कार्य पद्धति है, उसी हिसाब से देखें तो हमारा जाति व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। और ये कोट याद आ रहा है गीता का, जो बड़ा फेमस कोट है कि कर्मण्य बाधुकारस्ते, बिल्कुल, कि कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं, कर्म के आधार पे अपना सारी चीजें पहचान होनी चाहिए। मानव जो है, मानव के लिए बना है ना, एकदम एक यूनिटी फॉर ह्यूमैनिटी होना चाहिए हर समाज के लिए। अगर समाज में यूनिटी फॉर ह्यूमैनिटी फॉर एवरीवन, लिविंग एंड नॉन लिविंग अगर नहीं होगा तो हम इसी भेदभाव का शिकार होते जाएंगे और हमारा समाज पिछड़ता जाएगा। और हम जिस टेरिटरी में रहते हैं, इंडिया के टेरिटरी में, लोग हमें अलग नजरिए से देखेंगे। हम उस ग्लोबल लेवल को नहीं पा सकते जिस ग्लोबल लेवल पे हमारी एक, क्योंकि हमारी भी सीमा है, हम उतने समय जिएंगे ना, विकास भी बाधित होता है इससे, है ना, हर चीज में प्रभावित होता है। तो आज अगर हम वैज्ञानिक पक्ष में देखें इनका, तो हमें समाज में हमेशा एक जो सुनियोजित तरीका है उस हिसाब से चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भेदभाव का संवैधानिक दृष्टिकोण भी देखें तो अनुच्छेद 14 देता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 देता है ना, और 17 देता है अनुच्छेद भेदभाव, है ना। तो संवैधानिक दृष्टि से हमारे संविधान में पूरी प्रावधान है कि अगर आप किसी के प्रति भेदभाव करते हैं तो आप नपे जाएंगे, क्लियर कट, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी इसमें कुछ तबके के वर्ग जो देखा जाता है, जो शिकायत नहीं कर पाते उन्हीं के साथ ऐसा होता है। अगर जो शिकायत करता है तो फिर अगला व्यक्ति डरने लगता है, नहीं उन्हें नहीं ऐसा कुछ भेदभाव करना है, ताकि वो दिक्कतें आएंगी। तो आने वाला समाज हमारा धीरे धीरे परिष्कृत होता है। वैसे ही जैसे हीरे को काट छांट के कर रही, तो समाज हमारा भी बदल रहा है, समझ रहा है कि जाति व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। अगर जाति व्यवस्था होता तो धोनी आगे नहीं बढ़ पाता, अगर जाति व्यवस्था होता विराट कोहली आगे नहीं बढ़ पाता। जाति व्यवस्था जो है, हमारा आधार अलग है, तरक्की का आधार अलग है, समाज में नई ऊंचाई। अब इसमें हमें प्रश्न लिखना, नई नई उपलब्धियां मिल रही हैं, तो हमें ये दिखाना है कि किसी भी जाति वर्ग विशेष का हो, उसे विकास करने से, अपने व्यक्तित्व के विकास, अपने व्यवसाय में विकास करने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, है ना। जैसे हमने उदाहरण दिया कि क्रिकेट खेल में देखिए, लड़कियों का अच्छा टीम है, जो अभी हाल ही में आया था कि जितने पुरुष को वेतन मिलेगा उतने ही महिलाओं को भी वेतन मिलेगी। तो हम समानता के साथ साथ, है ना, हम ये देख रहे हैं मानवता की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। समानता तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समानता के साथ साथ मानवता दृष्टिकोण अपना रहे हैं। हर जगह आप देखेंगे सोशल NGO जो है, हर जगह गाय की भी सेवा करने लगते हैं, कुत्ते बिल्ली हर की। तो कहने का मतलब हमारा जो यूनिवर्स है वसुधैव कुटुंबकम की एक पूरी की पूरी सबको लेके चलने की बात करता है, तुरंत एक दूसरे में लड़ाने की तो वो बात करते हैं लोग। तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन शब्द तो काफी बाद में आया, वैश्वीकरण, और हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है वो इसी का एक रूप है। बिल्कुल। अब हम इसको बता दें एक छोटे रूप में, कंक्लूजन में। तो जब भी इस प्रश्न का उत्तर लिखें तो इस प्रश्न में टिप्पणी करना है तो टिप्पणी करना ध्यान रखना, है ना। टिप्पणी में क्या क्या आप कह सकते हैं, क्या क्या आप बता सकते हैं, अपने से चीजों को क्या देखते हैं, नजरिया कैसे देख रहे हैं, इसका अप्रोच क्या है, हमें ये चीज दिखाना है उसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन के 2-4 सेक्शन को कोट कर लेंगे। इसके बाद अब इसका मतलब कि जाति व्यवस्था पूछा है तो आप ग्लोबली नहीं लेंगे, टिप्पणी है चूंकि, तो टिप्पणी में आप जाति व्यवस्था पे जो पूछ रहा है, नई नई उपलब्धि कैसे हो रही है, समानता के साथ साथ कैसे चल रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य कैसे है। इसके बाद आप ग्लोबल लेवल पे भी जाति व्यवस्था अन्य देशों की तुलना करके भी आप बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं है। भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन पे विशेष ध्यान दिया, हाँ, विशेष ध्यान दिया गया है। तो ऐसा भी नहीं कि आप एक आध लाइन नहीं कोड दे सकते हैं, आप अन्य की तुलना करके देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, ऐसे क्या कर, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं जाति व्यवस्था। तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन देंगे कि जाति व्यवस्था क्या है। तो जाति व्यवस्था के बारे में जैसा कि इन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था एक समाज को चलाने वाली ऐसी व्यवस्था है जिसको अंग्रेजी शब्द पुर्तगालियों ने कास्ट सिस्टम के नाम से दिया, और ये प्राचीन काल से ही
भारतीय समाज में व्याप्त है, जो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जानी जाती थी और कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था की पहचान थी। तो इस तरह का हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद हम इसके व्यवहारिक पक्ष की बात करेंगे और भारत में जाति व्यवस्था की बात करेंगे। भारत में जाति व्यवस्था के उदाहरण देंगे और उसके बाद हम इसमें एक दो कोटेशन देंगे, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया है और मजूमदार जी ने भी इसका समर्थन किया है, और गीता वाला भी दे सकते हैं कि कर्मण्येवादो कारस्ते, कर्म के आधार पे होना चाहिए। फिर हम अपनी पॉलिटी से भी इसका एक लिंक बनाएंगे कि अनुच्छेद 14 में समानता का आधार दिया गया है कि सभी को समान अधिकार हैं जीवन जीने के, और अनुच्छेद 15 में जाति वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये भी बताया गया है, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। ये बताते हुए हम इसका फिर एक कंक्लूडिंग निष्कर्ष देंगे कि समाज के अंदर जाति व्यवस्था में सुधार तो किए जा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि अगर इसका उन्मूलन किया जाएगा तो समाज की व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती। समाज की व्यवस्था को संचालित करने के लिए जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करती है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब जाति व्यवस्था का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तुलना करें तो अब देखिए, उस वक्त जाति व्यवस्था में नाई जो होता था दाढ़ी वाल का काम करता है, ठीक है। आज के परिप्रेक्ष्य में देते हैं तो कोई पहचान नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चुन सकता है। ये कैसे हुआ? ये जब संवैधानिक दृष्टिकोण से संविधान में जब दिया गया तो हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए आजादी मिल गई, हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करने लगा, है ना। लोहार जो लकड़ी का काम करता था लोहे का, आज देख लीजिए कहीं लोहार आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, हर व्यक्ति कर रहे हैं कार्य। सर्विस सेक्टर में आप देख लीजिए हर व्यक्ति कर रहे हैं, है ना। वेद से लिख दीजिए, पहले भी वेद था, हालांकि आज भी वेद पढ़ने में देख लीजिए तो बहुत सारे अन्य प्रकार की जातियां भी पढ़ रही हैं। तो आज की भी थोड़ा तुलना कर लेंगे, सुधार हुई हाँ, वैश्वीकरण की भी तुलना कर लेंगे। वैश्वीकरण की तुलना में आज भारतीय जाति व्यवस्था में चोट तो पहुंची है लेकिन उन्मूलन नहीं हुआ है। चोट पहुंची है तो उसका लाभ ये मिला है कि कोई भी व्यक्ति के जाति वर्ग का कोई भी प्रोफेशन चुन सकता है। और जो जिस आधार पे पहले जाति के आधार पे मंदिरों में जाने पर रोक थी, वो सारी चीजें अब नहीं देखने, लेकिन कहीं कहीं मिलती है। जैसे सबरी वाला मंदिर विवाद था, उसका उदाहरण दे सकते हैं कि आज भी समाज में ये व्यवस्था है कि वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश करने से वर्जित किया जाता है। लेकिन उसकी सुप्रीम कोर्ट ने उसका व्याख्या किया, फिर उनको एंट्री मिली जाने के लिए, है ना। तो अगर ये चीज नहीं मिलता, अगर ये सुधार उनमें नहीं होता तो और भी लोग डरते जाने से नहीं जाते। दूसरा ये था कि एनडीए एक जो परीक्षा होती है उसमें लड़कियों की एंट्री नहीं थी, लेकिन उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। आप देखिए कि जो नई व्यवस्था और नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो आ रही है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ट्रेडिशनल में कौन किसके साथ भेदभाव करते थे। ये पुराने लोग के समय नहीं, उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं खाना, उसके साथ भेदभाव, सबके साथ बैठना। अब क्या है, सब एक प्रोफेशनल हो गए हैं, कार्य के प्रति ईमानदारी और कोशिश करते हैं कि अच्छे से हर व्यक्ति के साथ पेश करते हैं। तो वो चीज हमें सिनारियो नहीं देखती है जो उन्हीं चीजें हैं। आप इससे वर्तमान की भी तुलना जरूर करिएगा, तो क्योंकि इस प्रश्न में वर्तमान की तुलना करना और प्रशासनिक दृष्टिकोण की आपका नजरिया क्या है, ये क्वेश्चन ये मत सोच लीजिएगा कि क्वेश्चन में हमें इतिहास की तरह से जो बीए एमए में क्वेश्चन लिख दिए जाते थे वैसे इसमें आपका प्रशासनिक दृष्टिकोण खुद का होना चाहिए कि आप किस तरह से देखते हैं, और ये वही नंबर आप पे डिक्लेयर करता है कि आप कितना बेहतर नंबर पाएंगे। ये चीजें बिल्कुल। तो आज की हमारी जो ये जाति व्यवस्था टॉपिक पे चर्चा थी यहीं पे कंप्लीट होती है, और इसी सीरीज में आगे भी आपको इसी तरह के अन्य यूपीएससी के प्रश्न मिलते रहेंगे। तो इस तरह की हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।